आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है फॉर्म हैंडलिंग। आपने अक्सर कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म देखे होंगे या यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो एडमिशन फॉर्म्स देखे होंगे वेबसाइट से। और फिर आपने यानी कि जहाँ पे भी आपको इनपुट फील्ड कुछ लिखने का मौका मिलता है यूज़र की तरफ से, उसको हम फॉर्म हैंडलिंग के ज़िम्मे में लेके आएंगे, फॉर्म हैंडलिंग बोलेंगे उसको। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इसको हम एक दफ़ा ड्रा कर लेते हैं, यानी कि फॉर्म हैंडलिंग का कंप्लीट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अच्छा, हमारे पास ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना यहाँ पे फॉर्म्स बने होते हैं। ऐसे इनपुट फील्ड बनी हुई है डिफरेंट, कोई टेक्स्ट एरिया है, कोई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है सबमिट का। तो जब यूज़र इधर से डाटा सारा इनपुट करेगा, ये ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र में नेक्स्ट जेएस का क्लाइंट जो है वो चल रहा है, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट जेएस क्लाइंट वर्क कर रहा है, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट जेएस क्लाइंट, जिसमें हम यूज स्टेट लगा दे तो हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो इसको समझो कि इस कंपोनेंट में क्लाइंट साइड यूज क्लाइंट लगा हुआ है, तो कंपोनेंट क्लाइंट साइड बन गया। तो नेक्स्ट जेएस क्लाइंट साइड यानी कि यहाँ पे चल रही है। अब ये डाटा हम यहाँ से लेंगे, नेक्स्ट जेएस क्लाइंट यानी कि यूज स्टेट के थ्रू ये डाटा हम हमारे पास लेंगे। मैं आपको ये डाटा लेना कैसे है, फिर कहाँ कहाँ पे इसको पहुँचाना है, उसका कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर यानी कि जब हम फॉर्म सबमिशन करते हैं तो डाटा कहाँ पे जाता है, ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप यहाँ से क्या होता है कि ये जो भी डाटा हम यहाँ से लेंगे वो नेक्स्ट जेएस क्लाइंट से नेक्स्ट जेएस के सर्वर के पास जाता है, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में route.tsb बोल रहे थे। बोला था ना हमने, route.ts डिस्कस किया था कि APIs उससे बनती हैं, उससे भी राउट्स बनते हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आते। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके पीछे वो जेसन फॉर्म में डाटा हमें रिटर्न करता है। तो ये वाला डाटा नेक्स्ट जेएस का क्लाइंट भेजेगा नेक्स्ट जेएस के सर्वर route.ts को, जो भी यूज़र फॉर्म में एंटर करेगा। फिर ये जो route.ts है, ये डाटा यहाँ से लेके इस डाटा को सबमिट करेगा एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं डेटाबेस। सही है, क्योंकि जो हम यूज़र से क्लाइंट में ब्राउज़र में डाटा लेंगे वो रिफ्रेश करने पे, यानी कि चूंकि वो वेरिएबल्स में हम स्टोर कर रहे हैं ना, कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है उसकी, जब रिफ्रेश करेंगे तो वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है ये हार्ड में सेव होता है, यानी कि ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। तो हमारे पास ये, यानी कि हमें फ्लो को फॉलो करना है। नेक्स्ट जेएस के क्लाइंट साइड ब्राउज़र से हम कंपोनेंट लेंगे, जो डाटा फॉर्म में हम डाल रहे हैं उसको सबमिट करेंगे हम, वो route.ts में डाटा जाएगा और वहाँ से वो डाटा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और डाटा वहाँ पे परमानेंटली स्टोर होगा। इट्स मीन कि अगर हम रिफ्रेश करेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे अफेक्ट नहीं आएगा। ऑल गुड, ये हमारा फ्लो है। अभी जो आज हम कवर करेंगे वो ये है कि उस इनपुट से डाटा इस पर्टिकुलर जगह पे कैसे लेना है। मतलब इनपुट से डाटा लेके हम सिर्फ इस कंपोनेंट होंगे, अभी तक आज जितना हम काम करेंगे वो इनपुट से डाटा लेके इस क्लाइंट साइड की तरफ रेंडरिंग तक होंगे। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इस डाटा को लेके यहाँ पे पहुँचाना है हमें, और इस डाटा को लेके यहाँ पे पहुँचा दें तो हमारी जो सॉफ्टवेयर का लाइफ टर्म है ना, लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब हम सॉफ्टवेयर के साथ क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में डाटा यूज़र से लेते हैं या यूज़र को डाटा दिखाते हैं, वो परमानेंट डाटा होता है। लाइक जब हम फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो हमसे वो इनपुट फॉर्म में डाटा लेते हैं ना, उस डाटा को समझो वो यहाँ से रिसीव कर रहा है, यहाँ पे पहुँचा रहा है, वहाँ से ये डाटाबेस के सॉफ्टवेयर में रख देता है। फिर जब हम दोबारा ऐप को ओपन करते हैं तो वो इस डेटाबेस से डाटा लाके इधर सर्वर को दे देता है और सर्वर दोबारा ब्राउज़र के ऊपर फीड की फॉर्म में उस डाटा को दिखाता है।
ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर हम ये सीख लें तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाएगी कि सॉफ्टवेयर चलते कैसे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस। अगर ये कंप्लीट हो जाएं तो हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। हम एक दफ़ा इस ट्रांजिशन से गुजर गए ना कि क्लाइंट से डाटा कैसे लेना है, उसको सर्वर में कैसे पहुंचाना है, और फिर सर्वर से डेटाबेस में कैसे पहुंचाना है, अगर इतना काम आ गया, और फिर डेटाबेस से दोबारा अगर रिवर्स फॉर्म में डाटा चलाना है कि डेटाबेस से डाटा दोबारा सर्वर के पास आएगा और सर्वर दोबारा डाटा उसको क्लाइंट पर रेंडर करेगा, अगर ये फ्लो हमें समझ में आ गया तो फिर रेपिटेशन है। एक एक ट्रांजिशन हमने कर ली, फिर दुनिया की जितनी एप्लीकेशन है वो सेम फंडामेंटल पे चल रही है। हर एप्लीकेशन के पीछे कोई सर्वर है, हर एप्लीकेशन के पीछे कोई डेटाबेस है। ये 3 लेयर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। ये 3 लेयर आर्किटेक्चर हर सॉफ्टवेयर के पीछे है। आप HBL की ऐप देख लें, आप बैंकिंग की कोई ऐप देख लें, आप कोई व्हाट्सअप देख लें। व्हाट्सअप में क्या है, एक एप्लीकेशन है जहाँ से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसके पीछे कोई सर्वर होगा और उसके पीछे कोई उसकी डेटाबेस होगी जिसमें वो मैसेज सेव कर रहा है। इसी तरह स्काइप देख लें, और इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर आपके जहन में आता है, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, तो उसमें यही ट्रांजिशन है कि हम यूज़र से डाटा ले रहे हैं या यूज़र को डाटा दिखा रहे हैं। फिर अगर यूज़र उस डाटा को अपडेट करना चाह रहा है तो फिर भी सेम फ्लो फॉलो होगा। तो ये 3 लेयर आर्किटेक्चर, क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस, ये आर्किटेक्चर नॉर्मली हमारे पास हम चलाते हैं कि इन 3 लेयर्स के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। तो अभी हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं, जितना भी हमने काम किया है, कुछ इस लेयर को भी यूज़ किया है कुछ हद तक, जहाँ पे हमने सर्वर साइड रेंडरिंग की है। हमने अगर यूज़ क्लाइंट ना लगाएं कंपोनेंट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, सर्वर। तो हमने सर्वर से भी कुछ डाटा को रेंडर किया है क्लाइंट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लाइंट साइड रही है, यानी कि हमने यूज स्टेट को पढ़ा तो यूज स्टेट सर्वर पे नहीं चलेगी, क्योंकि इंटरेक्शन आ रही है। तो इंटरेक्शन ओनली कैन हैपन ऑन क्लाइंट साइड, तो वो क्लाइंट साइड पे चलेगी, उसी पे चीज़ें वर्क करेंगी। फिर सर्वर के ऊपर route.js है, देन सॉफ्टवेयर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। इसको अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज हमारा टारगेट ये है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को खेलें और इसी पर्टिकुलर एरिया को हम अंडरस्टैंड करेंगे यूज़र से डाटा इनपुट कैसे लेना है। इनपुट लेके एक ख़ास फॉर्म में हमारे पास आ जाए कि इस तरह के फॉर्म मुझे इनपुट लेना था, वो फॉर्म ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा मेरे पास आ जाए, फिर मैं उसी ऑब्जेक्ट को बैकएंड को भी भेज दूंगा, डेटाबेस में भी स्टोर कर दूंगा, बाकी की एक्शन परफॉर्म करूंगा। लेकिन पहला हमारा टास्क ये है कि हम उस पर्टिकुलर इनपुट को जो है वो सेटअप करें। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने नेक्स्ट फॉर्म हैंडलिंग करके एक ऐप बना ली है, और इसके अंदर हम कुछ भी जस्ट लाइक जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है हमारा, उसके ऊपर चले जाते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंपोनेंट हमारे पास बना हुआ है, इसमें एक बटन चल रहा था, उसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ChatGPT से मैं क्विकली कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेलमेंट के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट इन Next.js यूजिंग टेलमेंट CSS शेड को साथ साथ ही शुरू करवा देते हैं, वो भी बाद में वो देखते हैं उसका। अच्छा, अभी ये मैंने एक फॉर्म बना लिया है HTML CSS के साथ टाइम बचाने के लिए कि हम इस पर ज़्यादा जो है वो फोकस ना करें। तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और डेफिनेटली जो डुप्लीकेशंस हैं उसको फिर हम देखते हैं कि कैसे हमने रिजॉल्व करना है। ये इवेंट हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, उसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और ये बटन भी उड़ा देते हैं। तो सिंपल ये एक HTML CSS का फॉर्म है जिसको हमें यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। इसको अगर मैं खोलता हूँ लोकल होस्ट 3000 कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, मे बी इसलिए कि हमने इसको 500 पिक्सल पे सेट किया हुआ है। तो ये अभी सही नज़र आ रहा है। नेम, ईमेल, मैसेज और
सबमिट, ये गूगल का फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गया। मैंने चैट जीपीटी को बोला फॉर्म बना दो, उसने इसको डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन पे मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अच्छा, अब आइडिया ये है कि जब मैं इसमें डाटा एंटर करूँ, नेम, ईमेल और मैसेज, तो वो सबमिट हो सके। सही है। और उसके ऊपर फिर हम देखेंगे कि उसको हम कैसे कैसे प्ले करेंगे और कैसे कैसे उसमें चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन ये आइडिया है कि ये इस फॉर्म से हम डाटा लें और नीचे यहाँ पे वो जो डाटा यूज़र ने इनपुट किया है, मेनली हमारा टारगेट तो है कि उसको सर्वर को भेज के डाटाबेस में सेव करें। चूंकि हम वो अभी कंपोनेंट नहीं डिस्कस कर रहे, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं डाटा क्लाइंट साइड पे यूज़र से ले लूँ यहीं पे, उसके नीचे किसी दूसरे कंपोनेंट में डिस्प्ले कराना चाहूँ तो करवा सकता हूँ ना। उसके लिए मुझे इन दो स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे होगा, मैं एक और यहाँ पे लेट्स सपोज कंपोनेंट बनाता हूँ, तो वो वाला ये वाला कंपोनेंट सारा डाटा इसको सेंड कर देगा और ये कंपोनेंट सिंपली यहाँ पे डाटा को, जो डाटा हमने ऊपर लिया उसको लिस्ट कर दे। तो उसके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन इसका मसला क्या होगा, अगर हम ऐसे कर देते हैं, यूज़र से इनपुट लेके नीचे डिस्प्ले कर देते हैं, उससे क्या नुकसान होगा? रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, डाटा ख़त्म हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है ना, तो ये तो रैम में सेव होगा, तो रैम से रिफ्रेश करेंगे तो डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हम टेम्परेरी सोल्यूशन देख रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हार्ड में डाटा सेव करें, और हार्ड में डाटा सेव करने के लिए हमें कोई स्टोरेज यानी कि हार्ड ड्राइव में डाटा सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ड ड्राइव, यहाँ पे डाटा हमें स्टोर करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये मेन हमारा गोल है। और लेकिन अभी चूंकि हम ये पाथ नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए हम सिंपली एक कंपोनेंट से डाटा लेंगे और किसी कंपोनेंट में, मतलब ए से डाटा लेके किसी कंपोनेंट बी में वही डाटा डिस्प्ले करा देंगे, लेकिन रिफ्रेश करने पे डेफिनेटली वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले हमें कुछ और चेंजेस करने हैं। वो ये कि ये मैंने फॉर्म बनाया है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर जो हमने रूल्स पढ़े थे ना, उन रूल्स को मैंने कहीं फॉलो नहीं किया। वो रूल्स क्या पढ़े थे हमने? ये देखो, ये सारा एक HTML का फॉर्म है जिसमें एक div टैग लगा है, फिर लेबल लगा है, फिर इनपुट का टैग लगा है, फिर div टैग, लेबल, इनपुट का टैग, ये सेम इसी तरह आई जा रहा है। ऐसे ही है ना। इसमें रीयूजबिलिटी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। जस्ट लाइक ये बटन है, ये बटन हमने इसका एक सेपरेटली कंपोनेंट बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको तो यूज़ नहीं कर रहे, हम तो अपनी पर्टिकुलर उसको यूज़ कर रहे हैं। बटन के कंपोनेंट को हमने डुप्लीकेट कर दिया है। फिर इसी तरह अगर आप देखो, ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट, ये दोनों क्या हैं, प्रीटी मच सेम है। तो इनका भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। तो अभी हमने HTML सारी लिख दी है, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि जहाँ पे कोड की डुप्लीकेशन आएगी, उनके कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो हमने फॉलो नहीं किए हैं। अच्छा, वो फॉलो मैं करूँगा तो कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा। मैं क्या करूँगा, अभी मैं कोई कंपोनेंट के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिंपली रा HTML मैंने जो लिखी है इसी से डाटा लेके हम डिस्प्ले कराते हैं। फिर हम इसको B पार्ट में इसको स्टैंडर्ड के मुताबिक डाइवर्ट करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि फ्यूचर में डेफिनेटली ये बटन का कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे तो नहीं हो रहा, हो सकता है कि 10-15 और भी मेरी वेबसाइट में बटन के कंपोनेंट हों। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, तो अगर कोई इसका डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि वो एक ही जगह पर चेंज हो। तो वो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन अभी के लिए इतना कोड, सिर्फ HTML CSS आपको समझ आ रही है ना। ये इनपुट का टैग होता है जिससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ये एक ही टैग है, इसकी टाइप से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक टाइप टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट टाइप का डाटा दे देगा, टाइप ईमेल करेंगे तो वो ईमेल टाइप का डाटा दे देगा। फिर टेक्स्ट एरिया का हमारा डिफरेंट टैग होता है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया अगर आप देख रहे हैं ना, ये इनसे मिलता जुलता नहीं है। एक बड़ा सारा बॉक्स होता है जिसमें यूज़र ऐसे की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में इनपुट हमसे दे सकता है। फिर और भी इनपुट की टाइप होती हैं, जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें से यूज़र एक चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। फिर चेक बॉक्स होता है जिसमें यूज़र एक चीज़ को चेक बॉक्स कर सकता है। वो हम ऐड ऑन करते हैं, लेकिन पहले सिंपल सा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर मैं आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं आउटपुट इसी पेज में भी दिखा सकता हूँ, इसी कंपोनेंट में भी दिखा सकता हूँ,
या इसी पेज में भी दिखा सकता हूँ, कोई चाइल्ड कंपोनेंट भी बना के भी उस डाटा को दिखा सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं चाइल्ड कंपोनेंट कॉन्टैक्ट अस के अंदर कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, मे बी डिस्प्ले contact.tsx। तो वो हम क्या बनाएंगे, सिंपली रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे वहाँ पे, और इस डी को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और इसके अंदर जो है सिंपली h1 लगा लेते हैं एक अदद, और उसमें बोलते हैं ई नेम कॉलन, आगे नेम आएगा इसके, और इसको मैं सिंपली फॉर्म के नीचे यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। तो एक एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, अगर हम मैं स्क्रीन पे लेके जाऊँ आपको एरर समझ में आए, अगर कहीं लिखा हो इसने नहीं डिस्प्ले किया। एग्जैक्ट एरर मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाहता था ये क्यों आता है। वो इसलिए आता है कि रिएक्ट या नेक्स्ट की दुनिया में हमने ये, वैसे पहले भी हमें ये फार्मूला पता है कि कोई भी फंक्शन एक से ज़्यादा इवन मिलियंस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन चीज़ें कितनी रिटर्न कर सकता है, एक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो एक फॉर्म टैग यहाँ से लेके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसका ही एक और चाइल्ड, उसके सिबलिंग में एक और टैग हम रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या कोई फंक्शन दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है? इस तरह जैसे दो चीज़ें फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है, इस तरह कंपोनेंट भी दो चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता। अब इसका दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि मैं इसके ऊपर एक एम्प्टी डिव लगा दूं, ये एम्प्टी डिव इन दोनों टैग्स को उसके अंदर रैप कर दूं। मेरी बात समझ आ रही है? और डेफिनेटली इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम ठीक है, कंपोनेंट के अंदर ही आएगा ना, क्योंकि वो भी इसके साथ चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे सिंपली मैंने इसको कॉल कर दिया। अब ये एक एक्स्ट्रा डिव लगाने से ये चीज़ फिक्स तो हो गई है, लेकिन डेफिनेटली डिव का एक अपनी लॉजिक है। मतलब डिव क्या करती है, इसका कोई अपना सिस्टमेटिकल HTML स्ट्रक्चर है। HTML की ज़ुबान में ये दो टैग्स को बाउंड कर रही है, अपने चाइल्ड में कन्वर्ट कर रही है। रिएक्ट इसके अगेंस्ट एक और हमें ऑप्शन भी देता है, जिसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, आप लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट लगाएं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ना लिखें। इसी तरह जब क्लोज कर रहे हैं उसमें भी कुछ भी ना लिखें। तो ये अगर कोई टैग बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई टैग एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन चूंकि दो चीज़ें रिटर्न नहीं हो सकती हैं, अब रिएक्ट इस चीज़ को हैंडल करेगा कि वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में इन दोनों को एक रिस्पॉन्स कंसीडर करके वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा, और कोई एक्स्ट्रा टैग भी उसके पेरेंट पे नहीं लगाएगा। लाइक अगर हम डिव लगाते तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको डिव लगाता हूँ, यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम राइट क्लिक करके। तो इंस्पेक्ट करें तो हमें पेज के सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे है ना, तो कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर हमें एक H1 का टैग हमने लगाया था, ये H1 का टैग हमने यहाँ पे लगाया था, ये वाला, और उसके साथ हमने क्या किया था, डिव का टैग लगाया था। अब H1 के टैग के साथ एक डिव का टैग आ रहा है, और उसके अंदर फॉर्म का टैग आ रहा है, और एक डिव का टैग आ रहा है। और ये जो डिव का टैग आ रहा है, ये वो रूट वाला टैग है जो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है फॉर्म और एक सिंपल डिव के दरमियान। ये डिव वो है जो मैंने जिसके अंदर H1 और नेम लिखा था, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है। एक्चुअली देखो, जब पेज ने रेंडर होना है, इसने सारे पेज को कंपोनेंट वाली जुबान समझ में नहीं आती है, पेज को तो जस्ट HTML समझ में आती है। तो नेक्स्ट और रिएक्ट का यही तो काम है कि जो हम एक ही फाइल के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट लिखते जा रहे हैं, इसको सेपरेट करना। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो H1 है ना, ये मैंने कहाँ भी लगाया हुआ है, रूट लेवल वाले पेज में यहाँ पे, और उसके ऊपर एक क्या आ रही है, डिव। और वो क्यों मैंने डिव लगाई थी, क्योंकि दो चीज़ें रिटर्न करनी थी। अब उसके नीचे ये वाला डिव आ गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब कंटेंट फॉर्म में टॉप पे एक डिव आ रही है। अब अगर आप देखो ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म के
बाद टॉप पे एक डिव आ रही है, ये वही डिव है जो मैंने इस सिबलिंग कंपोनेंट में लगाई है, उसके चाइल्ड कंपोनेंट में लगाई है। उसके बाद मेरे पास फॉर्म आ रहा है, उसके बाद फिर एक डिव आ रही है जिसमें h1 है, और ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, यहाँ से। लेकिन अगर आप देखो इन दोनों के रूट पे एक डिव आ रही है, और वो डिव क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इन दोनों के रूट पे यहाँ पे ये एक डिव ऐड की है। अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ। इसका मतलब कोई टैग मैं नहीं लगा रहा, लेकिन स्टिल मैं इसको बाउंड कर रहा हूँ एक बाउंड्री में, जिसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। वो बाउंड्री इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक कंपोनेंट दो टैग एट द सेम टाइम सिबलिंग में रिटर्न नहीं कर सकता, तो उनको एक बाउंड्री में लेके आने के लिए मैं फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा टैग जिसका कोई नाम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट टैग, सही है। और उसका मकसद क्या होता है कि कंपोनेंट चूंकि दो टैग रिटर्न नहीं कर सकता, तो उसको हम फ्रेगमेंट की बाउंड्री के अंदर रैप कर देते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ऑल गुड? कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई चीज समझ ना आई हो? बस अभी तक हमने कोई काम नहीं किया, सिंपली हमने एक फॉर्म का टैग बना के इन HTML लिखी है और एक बटन का टैग बनाया है। वो सारी चीज़ें सेपरेटली चल रही हैं, और डेफिनेटली इसके ऊपर टेलमेंट की कुछ क्लासेस हमने रैप की हैं ताकि इसका डिज़ाइन अच्छा लगे हमें। और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें अभी कोई फंक्शनैलिटी वाली साइड हमने नहीं डिस्प्ले की। और एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल किया है, सिंपली उसके अंदर एक h1 टैग लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, सही है। अब हमारा काम ये है कि जब यूज़र इस पर्टिकुलर इनपुट टैग में, जब यूज़र इस इनपुट टैग के अंदर कुछ लिख रहा है, वो मुझे मिलना चाहिए, वो डाटा मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ, ये डाटा मुझे मिलेगा कैसे। अच्छा, अब वो डाटा मुझे मिलेगा कैसे, उसके लिए हमारे पास, हमने लास्ट टाइम इवेंट हैंडलिंग पढ़ी थी कि हम बटन के ऊपर एक इवेंट लगा सकते हैं। जब बटन पे यूज़र कोई क्लिक करे तो हम उस इवेंट को गेट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, हमने वो पढ़ा था ना। अच्छा, वो इवेंट क्या था? जब यूज़र किसी इस बटन पे क्लिक करे तो मैं उसके अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ, तो वो इवेंट का नाम क्या था? ऑन क्लिक, सही है। ऑन क्लिक के आगे अब मुझे ब्रैकेट्स लगानी है। अब या तो मैं इधर ही फंक्शन डिफाइन कर दूं, एरो फंक्शन, या फिर मैं क्या करूं, रिटर्न से ऊपर फंक्शन डिफाइन करके उसका नाम यहां पे लिख दूं। और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे या नहीं? नहीं, क्यों बोला? ये जब क्लिक होगा तो इसको नेक्स्ट या रिएक्ट खुद से कॉल करेगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोड को क्लीन करने के लिए ऊपर बना लेते हैं फंक्शन, हम कांस्टेंट फंक्शन का नाम। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रिटर्न के ऊपर फौरन ऊपर मैं फंक्शन बना सकता हूं, और एक फंक्शन के बाहर, यानी कि ये इसको मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा, कंपोनेंट बोलूंगा। एक कंपोनेंट के अंदर मैं फंक्शन बना सकता हूं और एक कंपोनेंट के बाहर फंक्शन बना सकता हूं, ऐसे ही है ना। अच्छा, यानी रिटर्न के ऊपर लेकिन कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन बनाऊंगा तो ये सारे फंक्शन उस कंपोनेंट के फंक्शंस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपोनेंट की बाउंड्री के अंदर उनको बना रहा हूं। लाइक मैंने बनाया है कांस्टेंट ऑन क्लिक हैंडलर, ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। अब चूंकि मैंने इसको कॉन्टेक्ट फॉर्म की बॉडी के अंदर लिखा है और रिटर्न से ऊपर लिखा है, क्योंकि रिटर्न के अंदर तो HTML हम रिटर्न करेंगे क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, लेकिन इस कॉन्टेक्ट ऑफ की बॉडी के अंदर, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं उसमें कोई फंक्शन बना सकता हूं, कोई एरे बना सकता हूं, कोई स्टेट बना सकता हूं। हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से बाहर लिख दूँ, क्योंकि बाहर भी तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, वहाँ पर भी मैं अपना कोड लिख सकता हूँ और उसकी बाउंड्री के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या काम करना है, मतलब बाउंड्री के अंदर डिफाइन करना है या बाहर डिफाइन करना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपोनेंट की बाउंड्री के अंदर सारे फंक्शन, सारी लॉजिक, सारी टाइप्स की कंपोनेंट की बाउंड्री के अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना काम मुझे करना है वो कंपोनेंट के अंदर ही करना है। कंपोनेंट के बाहर में अगर कोई कोड कर भी रहा हूँ
तो वो मेरा कंपोनेंट ग्लोबली डिफाइंड चीज़ें हो रही हैं और इस कंपोनेंट के बाहर मैं उसकी कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो प्योरली मुझे जितना काम करना है वो कंपोनेंट की बाउंड्री के अंदर करना है, बाहर नहीं करना। सही है। तो इसका मतलब मैं हमेशा जब भी कोड कर रहा हूँ मैं इस ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ अपने मेन कंपोनेंट और रिटर्न से ऊपर। इतना आइडिया हो गया। अच्छा, अब ये ऑन क्लिक हैंडलर मैं ऑन क्लिक पे चलाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, बटन के ऊपर जाके वो कंपोनेंट का फंक्शन का नाम लिख दूंगा। अब मैंने इसको बता दिया कि ये फंक्शन है। नॉर्मली हम फंक्शन चलाते कैसे हैं, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फौरन चल जाएगा। जब लाइन नंबर 44 एग्जीक्यूट होगी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हम तो ऐसे नहीं चाहते ना, हम क्या चाहते हैं, जब बटन पे क्लिक हो फंक्शन चले। हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हमने देखना है कि ये वाकई बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। हम अलर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अलर्ट बटन क्लिक, तो बटन क्लिक हो रहा है। सही है। अच्छा, अब इतना काम हो गया हमारा। अब जिस तरह हम बटन पे क्लिक कर पा रहे हैं, इस तरह हमें कोई ऐसा इवेंट ढूंढना है जिसमें मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखूँ ना, ऐसे वो जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। अच्छा, वो कैसे करूँगा मैं? उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ कांस्टेंट गेट यूजर नेम हैंडलर। जो यूजर नेम एंटर कर रहा है ना चीजें, उसको मैं गेट करना चाह रहा हूं। और मैं यहां पे लगा लेता हूं कंसोल और मैं बोल देता हूं गेट यूजर नेम हैंडलर कॉल। अभी मैंने उस पर कुछ भी नहीं लिखा। सही है। अब ये भी एक फंक्शन मैंने बना दिया, लेकिन ये फंक्शन मैं खुद नहीं चलाना चाहता। मैं क्या चाहता हूं, जब यूजर इसमें कुछ लिखना शुरू करे ना, लाइक मैंने n लिखा, फिर मैंने a लिखा भी, जितनी दफा यूजर इसमें टाइप करे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाए, ताकि मेरे पास लेटेस्ट डाटा यूजर का पहुंच जाए, सेव हो जाए। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि क्या वाकई ये चलता है। अब इसको करने के लिए ये मेरा यूजर नेम वाला इनपुट है। मैं आगे क्या करता हूं, यहां पे इवेंट लगा देता हूं ऑन क्लिक, और उसके ऊपर मैं ऐसे ऑन क्लिक की तरह का फंक्शन कॉल कर देता हूं। अब ये फंक्शन मैं नहीं चलाऊंगा, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? Next.js खुद से चलाएगा। कब चलाएगा? तो इनपुट पे क्या हम क्लिक करते हैं? देखो ना, इनपुट पे क्या हम यहां पे कोई क्लिक करते हैं? कुछ नहीं। इनपुट तो क्लिक नहीं होता है, इनपुट चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि ऑन क्लिक की जगह इसका इवेंट डिफरेंट होगा, और उस इवेंट का नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज से समझ में आ रही है बात? क्या है भला? जब इनपुट के टेक्स्ट में चीजें चेंज होंगी ना, तो ये वाला फंक्शन एवरी टाइम फायर होगा और ये कंसोल मुझे नजर आएगा। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। जितना मैं टेक्स्ट लिखता जा रहा हूं, तब ये कितनी दफा चल गया? 100 टाइम। क्यों 100 टाइम चला है? क्योंकि 100 टाइम मैंने उसमें लिखी हैं चीजें। लेकिन ऑन क्लिक उतनी दफा ही चलता है जितनी दफा हम उसमें क्लिक करते हैं। ऑन चेंज उतनी दफा चलेगा जितनी दफा इनपुट में चेंज आ रहा है। एक लेटर भी लिख रहे हैं ना, एक स्पेस भी डाल रहे हैं, उससे भी चेंज आ जाएगा। एक स्पेस डाली, उससे भी चेंज आया, उससे भी वो फायर हो जाएगा, उससे भी वो चलेगा। स्पेस डाल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो वाला फंक्शन कंपोनेंट चल जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये चल रहा है, लेकिन एवरी टाइम ये गेट यूजर नेम हैंडलर कॉल लिखा आ रहा है, इसमें जो यूजर डाटा लिख रहा है वो नहीं मुझे मिल रहा। वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अच्छा, वो रिसीव करने के लिए ना, ये जैसे ऑन क्लिक हमने कॉल किया था, उसका कोई भी पैरामीटर नहीं था। अब इसका एक पैरामीटर है जिसको हम ई बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? ई। ई मीन इवेंट, पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं, या ई। जब भी ये इवेंट, जब भी इनपुट यहां से वैल्यू चेंज करेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन कौन चलाएगा? Next.js चलाएगा। जितनी दफा Next.js इस फंक्शन को चलाएगा, उतनी दफा Next.js मुझे पैरामीटर में एक
वैल्यू रिटर्न करेगा इवेंट के नाम से या ई के नाम से, या इसका नाम पैरामीटर का नाम तो कुछ भी हो सकता है। उसके पहला पैरामीटर में मुझे एक वैल्यू आएगी जिसको मैं इवेंट बोल रहा हूं। उस इवेंट का मतलब है कि कुछ हैपन हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं ना कि क्या हैपन हुआ है, अभी इसकी टाइप भी हमें फिक्स करनी है। ये देखो, एवरी टाइम अगर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूं, ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, तो ये चीजें कॉल हो रही हैं और उसमें कितनी चीजें आ रही हैं। उसमें एक लंबा ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ये देखें। लेकिन अगर आप देखें ना, उसमें से एक की टारगेट है, उस टारगेट के आगे वो वैल्यू आ रही है जो मैं लिख रहा हूं। लाइक अगर मैं लिखूं ना यहां पे, ये देखो, ये पूरे इवेंट के अंदर हमने ढूंढा, ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अब हम सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, जो वो चीजें यूज करते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है ना वो डाटा जो यूजर लिख रहा है, और वो डाटा हमें आ रहा है टारगेट के अंदर। अब इवेंट डॉट टारगेट डॉट उसके अंदर एक और उसकी की है वैल्यू, उसमें वो डाटा लिखा है जो हमें चाहिए। तो अब रेदर देन कि मैं पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं, मुझे यहां पे क्या प्रिंट कराना चाहिए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अगर मैं इसको सेव करता हूं और अब मैं इसका डाटा यहां पे लिखता हूं दोबारा, क्या हो रहा है कि जो मैं लिखता जा रहा हूं, लाइक मैंने उसको लिखा ना, अगर ए लिखा, ए आ गया, फिर मैंने बी लिखा, सी लिखा, तो यानी कि जो यूजर डाटा इनपुट कर रहा है वो मेरे अब कंट्रोल में आ गया है। वो किस कंट्रोल में आ गया, वो इस फंक्शन तक पहुंच गया। अब यहां पे डाटा आ गया, अब मेरी मर्जी है कि इस डाटा को मैं जिधर मर्जी इस्तेमाल करूं। अच्छा, लेट्स सपोज अब ये डाटा मेरे पास यहां पे आ गया है। अब यहां से इस डाटा को मैं यूज करना चाह रहा हूं, मैं भी इसी कंपोनेंट में यूज करना चाह रहा हूं, इस डिम में यूज करना चाह रहा हूं। तो मैं इसको कैसे यूज करूं? ये डाटा तो देखो, ये इवेंट तो इसके अंदर है, तो इसको कैसे यूज करूं? अब मेरे पास तरीकाकार ये है कि मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लूं और वेरिएबल का नाम रख लूं यूजर नेम, और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और उसमें उसकी वैल्यू इनिशियली नल है, एम्प्टी है, और उसके अंदर मैं अगर ये वाली चीज को क्या कर लूं, सेट कर लूं, तो ये इसमें वैल्यू आ जाएगी। और अब क्योंकि इवेंट जो है ना वो फंक्शन का पैरामीटर है, और फंक्शन के पैरामीटर फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। लाइक मैं अगर इसी चीज को सीधा इधर लिखने की कोशिश करूंगा ना यहां पे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? उसको इवेंट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इवेंट तो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। हमने एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया जो इस फंक्शन से बाहर है लेकिन कंपोनेंट का पार्ट है, उसमें मैंने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया और उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू रख दी, और उसको मैंने यहां पे कॉल किया वेरिएबल को, तो आ गया यहां पे। अब ये डिफॉल्ट इधर आ रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो यहां पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भला? कंपोनेंट तो री-रेंडर ही नहीं हो रहा। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला था? क्या निकाला था? यूज स्टेट। तो अब रेदर देन कि हम अपना वेरिएबल बनाएं, इसकी जगह पे कौन सा वेरिएबल बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज स्टेट। वो कैसे यूज करते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल का नाम रखूंगा, वेरिएबल का नाम क्या होगा? मे बी यूजर नेम, इसको फिर कमेंट कर देते हैं, और उसके अंदर हम क्या सेव करें, उसका सेट कैसे करेंगे? सेट यूजर नेम और यूज स्टेट, और उसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे एम्प्टी, डिफॉल्ट वैल्यू। और यूज स्टेट को डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना है। कहाँ से मिलेगा ये मुझे? रिएक्ट में से। अब मैंने उसी यूजर नेम को नीचे प्रिंट किया हुआ है। अब आप लोग देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर क्या हुआ,
अच्छा, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट नहीं किया। जिस तरह इसकी वैल्यू को मैंने सेट किया था ना यहाँ पे, अब उसकी वैल्यू को मुझे सेट करना है तो मैं कैसे करता हूँ? सेट यूज़र नेम का फंक्शन कॉल करूँगा, आर्गूमेंट के अंदर वो वैल्यू पास कर दूंगा जिसमें मेरे पास डाटा रिसीव हो रहा है। अब वो डाटा मैंने पास कर दिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो मुझे ऊपर साथ में प्रिंट भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल में पड़ा है, उस स्टेट वेरिएबल को मैंने स्क्रीन पे प्रिंट किया। अब स्टेट वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये है कि जब भी वो चेंज होता है वो रिटर्न दोबारा चला देता है। जब वो रिटर्न दोबारा चाहेगा, जो भी उसमें चेंज आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। बस समझ आ गई इतनी? अच्छा, अब नेक्स्ट तरीकाकार ये है कि ये वेरिएबल का नाम मैं इसी कंपोनेंट में नहीं प्रिंट कराना चाहता, इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं जो डिस्प्ले वाला मेरा कंपोनेंट है वहां पे। अगर डिस्प्ले वाले कंपोनेंट में मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये जो भी डाटा आ रहा है रेदर देन मैं इधर इसको डिस्प्ले कराऊं, मैं इस कंपोनेंट को प्रॉप पास कर दूंगा। मे बी क्या प्रॉप पास करूं? कॉन्टेक्ट करके ऑब्जेक्ट ही पास कर देते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक ही दफा उसके अंदर लिस्ट हो जाए। और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी? यूजर नेम, अभी के लिए मैं यूजर नेम उसको सेंड कर रहा हूं। और डेफिनेटली इस कॉन्टेक्ट की टाइप मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि इसके अंदर मैं इसकी टाइप को ले सकूं। और यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? props डॉट कॉन्टेक्ट इन्फो डॉट यूजर नेम। अब अगर देखें तो ये जो इनपुट मैंने यहाँ पे डाली थी वही इनपुट मुझे अगले कंपोनेंट में भी मिल रही है। लेकिन अभी डेफिनेटली हमने इनकी प्रॉप्स को डिफाइन करना है, तो प्रॉप टाइप करने के लिए मैंने टाइप्स, कॉमन टाइप्स करके टाइप बनाई हुई हैं। उसमें नई टाइप बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट इन्फो टाइप। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या क्या हमने एक इनपुट लिया ना अभी, यूज़र नेम, और उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो वो हमें सिंपली कंटेक्ट इन्फो टाइप यहाँ पे कर देनी है। नहीं, उसमें कंटेंट इन्फो है, उसके अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे आएगा ना, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्ट था पूरा। तो अब ये वाला एरर मेरे पास ख़त्म हो गया है। और अब मुझे क्या करना है? सिंपली ऑल गुड। अब एक तो इस इवेंट की भी हमें टाइप को डिफाइन करना है कि इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है कि टारगेट है और फिर उसके आगे वैल्यू है और उसकी फिर टाइप है जो है वो स्ट्रिंग है। अब इस टाइप को भी मुझे क्या करना है? सिंपली यहाँ से उठा लेना है और कॉमन टाइप जो हमने बनाई हुई हैं उनमें ले जाना है, और उधर मैंने फिर इसकी भी टाइप डिफाइन करते हैं। इसका नाम क्या रखें? ऑन चेंज इवेंट टाइप, और उसमें फिर सिंपली इसको पेस्ट कर दें। ये वाला रूट वाला ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा और इस तरह ही आएगा ना। और इसको सिंपली मैं क्या करूँगा? कंटेक्ट इन्फो, सॉरी इवेंट आ नहीं रहा है, वो फाइल सेव नहीं करके आया हूँ। ऑन चेंज इवेंट टाइप, ठीक है, ताकि ये भी एरर ख़त्म हो गया हमारा टाइप का। अब
एक और काम भी हमने करना है। अभी तक देखो हम जैसे अपने वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, उसकी हम टाइप डिफाइन करते थे। कैसे? यूजर नेम कोलन स्ट्रिंग टाइप। जब हम स्टेट वेरिएबल बनाते हैं हमने टाइप पढ़ी नहीं थी कैसे डिफाइन करनी है। अब चूंकि ये वेरिएबल मैं नहीं बना रहा, ये वेरिएबल कौन बना रहा है? यूज स्टेट वाला फंक्शन यानी कि React.js बना रहा है ये वेरिएबल। अब हमने एक जेनेरिक टाइप करके पढ़ा था कंसेप्ट, वो क्या था भला? जेनेरिक टाइप, कि हम किसी फंक्शन को जेनेरिक टाइप पास कर सकते हैं, यानी कि टाइप भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं ताकि जो टाइप हम दें वो फंक्शन उसी तरह एक्ट करे। लाइक देखो यूज स्टेट जो है ये नंबर्स के लिए भी चलता है, ये स्ट्रिंग के लिए भी चलता है, ये बाकी टाइप्स के लिए भी चलेगा। तो जो टाइप हम पास करेंगे ये उसी टाइप के लिए वर्क करे या चले। नहीं, आप लोग मेरे ख्याल से भूल गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जेनेरिक टाइप हमने, याद है आप लोगों को, एक फंक्शन बनाया था मे बी ऐड का। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो ऐड एंड कैनकैट दोनों का काम करे, यानी कि ये स्ट्रिंग पे भी चले और ये नंबर्स वाली एडिशन भी करे। तो अब नॉर्मली अगर मैं इसको बनाता हूँ, मतलब ऐड एंड कैनकैट, ये मेरा फंक्शन का नाम है। इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर्स को भी ऐड करे, अगर इसको स्ट्रिंग पास हो जाए ये उसको कनकैट भी करें। अच्छा, अब इसके दो पैरामीटर होंगे। लेट्स सपोज हम इसको नंबर के लिए करते हैं, तो हम कहते हैं num1 इज नंबर और num2 इज नंबर ही होगा ना। मतलब एक दफा मैं इस फंक्शन को ऐड करने के लिए सिंपली कर रहा हूं, और मैं क्या करूंगा? रिटर्न num1 प्लस num2। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे यहां से डाटा क्या पास करना है? 10 और 20। अब लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन हो जो अगर मैं उसको जिस तरह 10 एंड 20 पास कर रहा हूं, इसकी जगह पे अगर मैं इसको नवीद एंड ऐसे सर्वर सेंड करता हूं, ये उसको भी कनकैट कर दे। लेकिन ये इसको लेगा नहीं, क्यों भला? क्योंकि इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे ये करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को एक और दफा कॉपी करना पड़ेगा, उसका नाम 1 रखना पड़ेगा, उसकी टाइप यहां से क्या करनी पड़ेगी? स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। और फिर जब मैं उसको कॉल करूंगा तो फिर मैं उसको डाटा सिंपली स्ट्रिंग में पास कर दूंगा और इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करूंगा 1 के साथ, फिर मेरा एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे वही काम करने के लिए डाटा को डुप्लीकेट करना, मतलब काम को डुप्लीकेशन करनी पड़ी मुझे। अब इसका सलूशन हमने पढ़ा था कि जेनेरिक टाइप है। जेनेरिक टाइप क्या कहती है कि फंक्शन यही रहेगा ऐड एंड कॉन्टैक्ट, इसके अंदर ये num1 और num2 वेरिएबल में भी इसको ABC कर लेते हैं ताकि ये नंबर और उसको प्रेजेंट करे ऐसे, और यहां से मैं उसको सिंपली A प्लस B कर रहा हूं। अब मुझे ये एक्स्ट्रा कोड नहीं करना, मैं चाहता हूं कि यही फंक्शन मेरा दोनों तरह एक्ट करे, यही फंक्शन मेरा दोनों तरह एक्ट करे। अगर मैं ये चीज चाहता हूं तो फिर मुझे इसकी टाइप को जेनेरिक टाइप करना पड़ेगा। जेनेरिक का मतलब क्या है? जेनेरिक का मतलब क्या है? इस फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि मैंने इसके पैरामीटर में टाइप नंबर डिफाइन कर दी। अगर मैं इसके पैरामीटर में टाइप लेट्स सपोज x डिफाइन कर देता हूं जो कोई भी टाइप नहीं है, और मैं कहता हूं कि जब फंक्शन को कॉल करोगे ना आप, फिर मुझे बताना कि इसकी टाइप क्या थी। नहीं बात समझ आई? देखो ना, जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हुए पैरामीटर देते हैं, मैं चाहता हूं कि जब फंक्शन को कॉल करो तब पैरामीटर भी दो, और उस फंक्शन को ट्रीट कैसे करना है, उसकी टाइप क्या होगी फंक्शन की, उसके पैरामीटर की टाइप क्या होगी, ये भी तुम मुझे पैरामीटर में सेंड करो। इसको बोलते हैं जेनेरिक टाइप। इसको क्या बोलते हैं? जेनेरिक टाइप। मतलब क्या है? हम बोलेंगे कि तुम जो पैरामीटर से वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज टाइप T आ रही है, अब A की वैल्यू क्या होगी? टाइप T। अब इसकी जो वैल्यू यहां से पास हम कर रहे हैं, अब जो टाइप T हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी रिटर्न टाइप भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, वो भी मैं कह देता हूं T है। ठीक है, मतलब A B की जो रिटर्न टाइप है वो भी T है।
अब जो टाइप टी है इसकी कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। टी क्या है? कुछ भी नहीं। इसको हम ए भी बोल सकते हैं, बी भी बोलते हैं, सी। अब ये टी वो चीज होगी जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और कॉल करते हुए बताऊंगा कि तुम्हारी टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पैरामीटर भी पास कर रहा हूं, साथ में टाइप भी बता रहा हूं तुम्हारी टाइप स्ट्रिंग है, और इधर ही मैं पैरामीटर भी पास कर रहा हूं, यहां पे इसको बता भी रहा हूं कि तुम्हारी टाइप क्या है, नंबर है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हारी टाइप नंबर है, तो वो साथ ही मुझे एरर दे रहा है। क्यों? कि वो कह रहा है कि टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि मैं यहां से क्या पास कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन की टाइप क्या होगी, और वो कहां पे कह रहा हूं, फंक्शन को कॉल करने के साथ ही, फंक्शन की ब्रैकेट को कॉल करने से पहले मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। तो यानी कि हम जेनेरिक फंक्शन बना सकते हैं। उनका मतलब यह है कि हम जिस तरह पैरामीटर एज एन इनपुट देते हैं ना, हम उस पैरामीटर से पहले टाइप भी एज ए इनपुट देंगे, और फंक्शन जो टाइप देंगे उस तरह से एक्ट करेगा। बात समझ आई कि नहीं? अब देखो, यूज स्टेट एक ही फंक्शन है। अब उस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने उसकी जेनेरिक टाइप उसको भेज दी। अब वो फंक्शन पहले टाइप रिसीव करेगा, वो बोलेगा अच्छा स्ट्रिंग टाइप है। अब अगर वो जैसे ही उसमें नंबर आता देखेगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि नंबर, अब फंक्शन को क्या चाहिए, ओनली स्ट्रिंग। अब यहां पे देखो, अगर यूज स्टेट जेनेरिक टाइप वाला ना होता तो उसको जितनी टाइप के हमारे पास जितनी टाइप्स होती हैं उतने यूज स्टेट बनाने पड़ते हैं। यूज स्टेट स्ट्रिंग, यूज स्टेट नंबर, यूज स्टेट बुलियन, यूज स्टेट दिस, यूज स्टेट एट। क्यों भला? क्यों? अगर जेनेरिक टाइप ना होती तो वो फिर फंक्शन उसी टाइप का होता। अब उसने उसको जेनेरिक टाइप बना दिया। उसका फायदा हमें क्या हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से उसी फंक्शन को बता रहे हैं कि अब तुमने स्ट्रिंग के लिए एक्ट करना है, और उसी फंक्शन को हम बाद में बता रहे हैं कि अब तुमने भाई बुलियन, यानी कि फ्लैग इज ट्रू, सेट ट्रू, या मे बी लोडिंग कर लेते हैं, लोडिंग, सेट लोडिंग, और अभी यूज स्टेट फंक्शन अब वही है। देख रहे हैं, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। फंक्शन कॉल करने से पहले मैंने उसको बोला कि अब तुमने ना बुलियन टाइप के साथ एक्ट करना है। अब अगर मैं इसमें स्ट्रिंग डालूंगा ना तो एरर देगा। अब मुझे बाय फोर्स उसमें क्या डालना पड़ेगा, बुलियन। तो अब ये टाइप बन गया। पहले जब हम ये नहीं लिख रहे थे ना, तब भी वो हम डाल तो फॉल्स ही रहे थे, लेकिन अब अपनी मर्जी से मैं इसमें स्ट्रिंग भी डालता ना तो इसने रिसीव कर लेना था। क्यों भला? ये एनी टाइप है। मतलब सेट लोडिंग को जब मैं कॉल कर रहा होता ना ऐसे, यहाँ पे मैं उसमें स्ट्रिंग भी डालता तो उसने उसको रिसीव कर लेना था, क्योंकि हमने तो कोई टाइप ही नहीं डिफाइन की। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन की हुई है बुलियन, अब मैं सेट लोडिंग को कॉल करके बोलूंगा कि तुम मुझसे स्ट्रिंग रिसीव कर लो, तो वो एरर देगा, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि तुम टाइप बुलियन हो। समझ आ गई है बात? तो इसको बोलते हैं जेनेरिक टाइप। तो हम यूज स्टेट की भी हमने टाइप को सीख लिया। हम टाइप को साथ साथ पढ़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर टाइप नहीं पढ़ेंगे तो टाइप्स की जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो इतनी टाइप्स की सीखी है उसका फ़ायदा नहीं है। तो हर चीज़ टाइप्ड होनी चाहिए, हमारी हर चीज़ के साथ टाइप लिखी होनी चाहिए कि इसकी टाइप क्या होगी। तो अब हमारी हर चीज़ यहाँ पे टाइप्ड है और चीज़ें लिख रही हैं। अब आप लोग, मुझे ईमेल मैंने रिसीव करनी है, जो यूज़र ने ईमेल लिखी है, आप सब लोग मुझे वो बताओगे कि मैं ईमेल कैसे रिसीव करूं। ईमेल मुझे चाहिए, तो सबसे पहले फिर क्या करना पड़ेगा, एक तो स्टेट बनानी चाहिए हमें, उसका नाम क्या होगा, ईमेल, और सेट ईमेल, और फिर यूज स्टेट, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अब मुझे उसको रिसीव करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन भी बनाना चाहिए। उस फंक्शन का नाम क्या रखूं, ऑन चेंज ईमेल हैंडलर। अच्छा, इसकी ये फंक्शन एक चीज़
मुझे रिटर्न कर, ये मतलब चूंकि हम इसको ऑन चेंज में लगाएंगे तो ये मुझे क्या देगा, इवेंट देगा या ई देगा। उसकी टाइप क्या होगी, ऑन चेंज इवेंट टाइप, यही होगी ना जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। अब उसकी वैल्यू को मुझे सेट करना है किसमें, ईमेल में, और वो वैल्यू हमें कहाँ में मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। और इसको मुझे अब कहाँ पे कॉल करना है, सिंपली ईमेल के इनपुट के अंदर हम एक हैंडल लगाएंगे, उसका नाम क्या होगा, ऑन चेंज, और उसके अंदर क्या रखेंगे हम, फंक्शन का नाम। सही है। अब इसको मैं डिस्प्ले भी कराना चाह रहा हूं, तो वो मुझे किस में पास करना पड़ेगा, कंटेक्ट इन्फो में ईमेल भी पास करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली इसकी टाइप में मुझे यहाँ पे ईमेल भी डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। और भी डिस्प्ले के अंदर जाके एक और h1 लेके ईमेल की जगह पे डॉट ईमेल। अब मैं उसको ईमेल लिखूंगा तो ईमेल भी लिख पा रहा हूँ, और नेम लिखूंगा तो नेम लिख पा रहा हूँ। अब इसी तरह मुझे इसको भी गेट करना है, इसी तरह मुझे इसको भी गेट करना है। तो हम कैसे गेट करेंगे इसको, इस पे भी ऑन चेंज लगाएंगे, तो इसके लिए भी क्या बनानी पड़ेगी, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक स्टेट बनानी पड़ेगी। एक फंक्शन बना लेते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, कांस्टेंट सेट टेक्स्ट यूज स्टेट, टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग एम्प्टी। और इसको भी क्या करेंगे, इसका भी एक फंक्शन बना लें, कांस्टेंट ऑन चेंज। अब थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा, हर चीज़ के लिए फंक्शन बनाना पड़ रहा है, और उसमें एक लाइन का सिर्फ कोड लिख रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना। मतलब इस तरह तो 10 इनपुट होंगे तो 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अब इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब एक दफ़ा बात होती है, दूसरी दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा मज़ा नहीं आ रहा। अब इसका थोड़ा चेंज करना है हमें स्टाइल। वो चेंज क्या करना है कि अगर हम देखें, हम एक्चुअली इस फंक्शन में सिंपली इस फंक्शन को कॉल ही कर रहे हैं। अगर इस फंक्शन को डायरेक्टली जाके इनपुट की ईमेल में कॉल कर दें तो फिर भी बात नहीं बन जाएगी। यहाँ पे ही हम एरो फंक्शन बना लें, और सिंपली इधर ही हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डिफाइन कर दें। एक ऑप्शन ये भी है, और इसके अलावा इससे भी मजे की ऑप्शन ये है कि हम एक ही हैंडलर बनाएंगे, गेट यूजर नेम हैंडलर के बजाय, ऑन चेंज हैंडलर के बजाय हम कॉमन एक हैंडलर बनाते हैं, और उसका नाम रखते हैं कांस्टेंट ऑन चेंज हैंडलर। कॉमन नाम रख दिया मैंने उसका, ठीक है। उसको भी ई मिलेगा एज एन पैरामीटर, और उसकी भी टाइप होगी ऑन चेंज इवन टाइप। और इसके अंदर अब मुझे रेदर देन के मैं एक एक स्टेट को सेपरेट सेट मतलब रिसीव करूं, मैं दोनों जगह पे सेम कॉल करने वाला हूं। इनपुट के ऊपर भी सेम फंक्शन कॉल करूंगा, ईमेल के ऊपर भी सेम ही फंक्शन कॉल करूंगा। दोनों पे मैंने डिफरेंट नहीं किया, तो दोनों पे कौन सा चलेगा, यही चलेगा। हम देख लेते हैं कि दोनों पे ये चल रहा है या नहीं। मैं कंसोल लगा लेता हूँ, ऑन चेंज हैंडलर कॉल करके मैं साथ में लिख देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और अब हम प्रिंट करते हैं नवीद, आ रहा है। अब हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल भी आ रही है, लेकिन वही इवेंट है। लेकिन हम अब डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये इस दफ़ा जो देखो ना, पहले क्या था, हमें 100% श्योर था कि ये ईमेल का डाटा या नेम का डाटा, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग थे। अब दोनों के फंक्शन सेम है, हमें कैसे पता लगेगा कि यूजर ने इनपुट में लिखा है या ईमेल में लिखा है, वो हमें कैसे पता लगेगा। उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह के साथ हमें एक और इनपुट मिलती है जिसका नाम है इवन डॉट टारगेट डॉट नेम। अभी एरर आएगा, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे नेम नहीं डिफाइन किया, तो इसको हम नेम भी डिफाइन कर देते हैं और उसका नाम कर देते हैं स्ट्रिंग।
कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये दोनों मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं आउटपुट में अगर देखता हूँ तो जब मैं यहाँ से डाटा को चेंज करके नवीद लिखूंगा तो उस वक्त इसकी की का नाम क्या आ रहा है? ऑलवेज नेम। और जब मैं ईमेल में कुछ चेंज कर रहा हूं तो फिर क्या आ रहा है? ईमेल। और ये ईमेल और नेम, यानी कि ये नेम की प्रॉपर्टी हमें मिल कहां से रही है? हमने इनपुट के ऊपर नेम करके यहां पे नेम डिफाइन किया है। अगर मैं ABC डिफाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा भी क्या? ABC। तो हमने जो नेम इधर रखा है ना, वो हमें इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में भी डॉट नेम की में मिल रही है वो चीज़। अब हमें पता लग गया कि नेम की में क्या आ रहा है और उसकी चीज़ में क्या आ रहा है। अब हम थोड़ी यहाँ पे बना लेते हैं लॉजिक। मैं कह लेता हूँ कि अगर इफ ई डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू हो ईमेल, तो कौन सी सेट स्टेट चलानी है? सेट स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो वैसे ही रहेगी। अगर एल्स के केस में फिर क्या चलाना है? अगर उसकी टाइप नेम नहीं होगी तो क्या होगी? नेम अगर ईमेल नहीं होगी तो नेम क्या होगा? नेम ही होगा, जो हमें सेकंड ऑप्शन है हमारी। अगर हम टेक्स्ट एरिया पर भी लगा लेते हैं सेम इनपुट, तो फिर हमें इफ एल्स इफ लगाना पड़ेगा 3 दफ़ा ना, क्योंकि 2 का चेक करना है, फिर तीसरे में हमें श्योर हो जाएगा। अब एल्स के केस में नेम ही आएगा, तो हम सिंपली यहाँ पे सेट यूज़र नेम कर लेते हैं और उसमें इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब लेट्स सपोज ये फंक्शन ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज ये मैंने 10 इनपुट लेनी है यूज़र से। जैसे एडमिशन फॉर्म में तो बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, अगर मुझे 10 इनपुट्स लेनी है तो 10 फंक्शन तो नहीं बनाने पड़ रहे, लेकिन 10 दफ़ा इफ एल्स तो लगानी पड़ेगी। फिर भी 10 दफ़ा इफ एल्स भी लगानी पड़ेगी और 10 टाइम यूज स्टेट भी बनानी पड़ेगी। तो फिर कोड डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसका फिर कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्विच केस भी लगा लें तो हर दफ़ा जब नई इनपुट लगाएंगे तो एक केस ऐड नहीं करना पड़ेगा और एक स्टेट भी बनानी पड़ेगी। फिल्टर से क्या हेल्प मिलेगी हमें? लेकिन स्टेट तो स्टिल हमें बनानी पड़ रही है ना। मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक ही स्टेट हो और एक ही फंक्शन हो, सारा काम ऑटोमेटिक हो। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, रेदर देन कि मैं ये ऐसे डिफाइन करूं चीज़ों को, मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी स्टेट्स ख़त्म करके मैं एक ही जेनेरिक स्टेट बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट ऑफ अरे, और उसका नाम रखूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो और उसका नाम रखूंगा सेट कॉन्टैक्ट इन्फो। और ये क्या होगी? एक यूज स्टेट। अब इसकी टाइप क्या होगी? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप होगी कंटेंट इन्फो। इसका मतलब क्या है? हमें इसको क्या पास करना है? एक ऑब्जेक्ट पास करना है। लेकिन इसकी जो टाइप होगी वो सिंपली हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर सारी कीज हमारी आ रही होंगी। ये जो है इसके अंदर एक कंटेंट इन्फो का टैब है और उसके अंदर मज़ीद हमारी टाइप्स आ रही हैं। तो हम इसके अगेंस्ट इवन ये भी अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली वही टाइप पास करेंगे उसको भी। कॉन्टैक्ट टाइप अच्छा, अब इस टाइप के अंदर हमें यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमें पास कर ले। इसका मतलब क्या होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमें डिफाइन करनी है।
तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, एक होगा यूज़र नेम और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और एक होगा ईमेल और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ये ऑब्जेक्ट, ये देखो कंटेंट इन्फो का ऑब्जेक्ट क्या बात कह रहा था कि मुझे यूज़र नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, मैंने दोनों चीज़ें इधर पास कर दी, उसको एज एन ऑब्जेक्ट इनपुट दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट में दोनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कंटेंट और इन्फो भी और ईमेल भी। अब रेदर देन कि मैं ये इफ कंडीशन मुझे क्यों लगानी पड़ रही थी, क्योंकि दो मुझे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को अपडेट करना पड़ रहा था, दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को अपडेट करना पड़ रहा था, इसीलिए मुझे इफ लगानी पड़ रही थी ना, कि मुझे दो ऑब्जेक्ट को अपडेट करना पड़ रहा है। अब रेदर देन कि मैं बोलूं कि ये इफ कंडीशंस लगाऊं, मैं सिंपली अगर मैं ये कर लूं कि कॉन्टैक्ट इन्फो को बोलूं सेट कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए, मैं क्या बोलता हूं कि तुमने ईमेल की वैल्यू को सेट, इसमें दो चीज़ें थी ना, मैं रेदर देन कि वो दो चीज़ें डायरेक्ट पास करूं, मैं बोलूंगा इवन डॉट टारगेट डॉट नेम और बोलूंगा इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, अभी हम इसकी टाइप भी फिक्स करते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसकी टाइप को डायनामिक कर दिया ना, इसलिए। कीज तो सेम ही है जो मैं अभी दे रहा हूँ उसको, देखते हैं इसको क्या एरर कह रहा है। लेकिन एटलीस्ट अभी मैंने क्या किया है कि मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट इन्फो का सेटअप करो, और तुमने रिसीव क्या करना है, एक यहाँ पे हम मे बी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट यूज़र डिटेल, और उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट सिंपली पेस्ट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ईमेल की की में जाएगी इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वो ऑब्जेक्ट मैं इधर पास कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसकी टाइप भी देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि नेक्स्ट इसके अंदर इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास हो रही है, और वो ईमेल के अंदर जाके सेट हो रही है, और ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है। अब अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करूंगा ना, सेट कंटेंट कॉन्टैक्ट इन्फो की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ईमेल आ रही है उसके अंदर ऑटोमेटिकली, ऐसे ही है। अब मुझे नेम भी चाहिए उसके अंदर, नेम नहीं आएगा, देखो इवन मैं नेम लिखूंगा अभी ना, वो ईमेल वाली की कोई नेम वाली की से भी अब रिप्लेस कर देगा। वो क्यों, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट में जब उसको सेट किया है तो मैंने इवन डॉट टारगेट वैल्यू को ऑलवेज ईमेल के अगेंस्ट रख दिया। तो रेदर देन मैं इसको हार्ड कोडेड की रखूं, मुझे यहाँ पे इसको डायनामिक की रखना है, और वो क्या है, इवन डॉट टारगेट डॉट नेम। और एक काम मुझे यहाँ पे करना है, नेम करना है इसको।
अब देखिएगा क्या होगा। नेम आ रहा है और इन्फो में ईमेल में मैं लिख रहा हूं तो ईमेल आ रही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि वो डाटा तो आ रहा है लेकिन जो एग्जिस्टिंग पुरानी वैल्यू है वो उसको रिप्लेस करता जा रहा है। वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसकी जो भी वैल्यू आई है उसको सेट कर दिया, ये न्यू वैल्यू के अगेंस्ट उसको सेट कर दिया है। तो मुझे उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको भी परसिस्ट रखना है। तो वो प्रीवियस वैल्यू मुझे उसकी किस में मिलेगी? कॉन्टैक्ट इन्फो में। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वैल्यू प्रीवियस जो भी उसकी वैल्यू थी उसमें हम स्प्रेड ऑपरेटर क्या करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट स्प्रेड कर देते हैं। प्रीवियस तुम्हारी जो भी वैल्यू थी तुम उसके अंदर उसको स्प्रेड कर दो और उसके अंदर ये नई वैल्यू को ऐड ऑन कर दो। तो अब क्या होगा कि सिंपली मैं जब यहाँ में नेम लिखूँगा, नेम में चेंज होगा, ईमेल में कुछ चेंज करूँगा तो वो ईमेल में चेंज होगा और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो अगर मैं सारा कोड अब ख़त्म करूँ, इसको भी कमेंट कर दूँ, इन दो चीज़ों को भी कमेंट कर दूँ क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें। सिर्फ सिंपली हमें एक ये स्टेट बना रहे हैं हम यहाँ पे, और ये दो कंसोल भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये सारी इफ़ कंडीशंस भी ख़त्म हो जाएंगी और ये वाले फंक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे और सिंपली यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑब्जेक्ट जो है वो सेंड कर रहा हूँगा और वो ऑब्जेक्ट जो है डेफिनेटली इसकी जो टाइप है वो मुझे अब कॉन्टैक्ट इन्फो टाइप से कॉन्टैक्ट टाइप रखनी पड़ेगी और ये यहाँ से निकल के डायरेक्टली हिट हो जाएगा और उसमें जो टाइप है वो नेम स्ट्रिंग है। सही है, ये कुछ चेंजेस मुझे किए हैं, लेकिन अगर इससे अब कोड देखिए कितना क्लीन हो गया है और इसको भी हमें फिर नेम करना पड़ेगा। इससे हमें कोड देखिए कितना क्लीन हो गया है कि जितना भी मुझे अब कोई भी नई इनपुट डालनी है अगर, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक एंट्री नहीं करनी है, कंटेंट उसकी टाइप्स में एक एंट्री नहीं करनी है, बाकी मेरा सारा कोड डायनामिक हो गया है। लाइक हम एक इनपुट फील्ड डाल के देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह एक इनपुट फील्ड नेम थी ना, उसके बाद ईमेल थी, तो हम एक इनपुट फील्ड यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसकी इनपुट फील्ड की जगह में वैल्यू रखते हैं मे बी फ़ोन नंबर, और उसकी टाइप जो है यहाँ पे कर देते हैं नंबर, और उसकी आईडी कर देते हैं फ़ोन नंबर, और ये भी इसकी यहाँ से की रख देते हैं फ़ोन नेम, और एवरीथिंग सेम। जैसे हमने ये टाइप चेंज की, अब ये फंक्शन एग्जैक्ट सेम है एवरीथिंग। अब बस हमें क्या करना है, इसकी जो टाइप है यहाँ पे कंटेंट टाइप में, वहाँ पे एक और की रखनी है फ़ोन की, और उसकी टाइप को क्या रखना है, स्ट्रिंग, सॉरी नंबर, और यहाँ पे एक और मुझे फ़ोन भी रखना है और उसकी इनिशियल वैल्यू में भी मैं 0 सेट कर देता हूँ। इतना काम करने से मेरा काम सारा ऑटोमेट हो रहा है। अब मैं अगर वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ अगेन कंटेंट इन्फो को, तो उसमें देखिएगा कि मैं इसमें अब मुझे फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे नवीद, तो नेम में नवीद आ रहा है। मैं ईमेल लिखता हूँ, ईमेल आ रही है। फ़ोन नंबर लिखता हूँ, फ़ोन नंबर आ रहा है। और मुझे इसके लिए कोई मैंने नई स्टेट नहीं बनाई, यहाँ पे कोई न्यू स्टेट नहीं मुझे बनानी पड़ी, और ना ही मैंने कोई नया फंक्शन बनाया है। वही चीज़ें मेरी डायनामिकली मेरा डाटा मैनेज करके उसी एक ऑब्जेक्ट में की सारी सेव करती जा रही हैं और उसी डाटा को मैंने नीचे यूटिलाइज किया है।